नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आप लोग आजकल कई लोगों को ये कहते हुए आसानी से सुन सकते होंगे कि पहले उनके शहर या कस्बे में ऐसी गर्मी नहीं पड़ती थी या ऐसी लू नहीं चलती थी जो आजकल उन्हें देखने को मिल रही है, जो आजकल वो महसूस कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन जो पहले आम इंसान के लिए बड़ी बड़ी बातें हुआ करती थी, बड़े बड़े मंच और कॉन्फ्रेंसेस तक ही सीमित थी, वो अब नए दौर की हकीकत है। अब आप कहेंगे कि जलवायु परिवर्तन तो होंगे ही, सर्दी गर्मी बरसात ये तो प्रकृति का स्वभाव है, तो होना ही चाहिए। बिल्कुल, ये परिवर्तन तो प्रकृति का स्वभाव है, प्रकृति में होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। मगर हाल फिलहाल कुछ सालों में ये परिवर्तन समय से पहले हो रहे हैं, उन इलाकों में हो रहे हैं जहां ये परिवर्तन बड़े मामूली हुआ करते थे, और गर्मी हो या सर्दी सभी एक्सट्रीम लेवल पर अपना कहर बरपा रहे हैं। आईपीसीसी, आईएमडी, स्काईमेट के साथ यूएन तक ने और बड़े बड़े विशेषज्ञों ने हीट वेव के बढ़ते प्रकोप के पीछे ग्लोबल वार्मिंग को एक बड़ी वजह बताया है। यूएन में कई देशों की सरकारों के सहयोग से एक पैनल क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर बहुत ही एक्सपर्ट पैनल के साथ काम करता है। इस पैनल का नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। छोटे में कहें तो यही आईपीसीसी है जो अपनी रिपोर्ट जारी करती है। इसने कुछ समय पहले एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें क्लाइमेट चेंज के लिहाज से अगले 10 सालों को काफी महत्वपूर्ण और निर्णायक बताया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस दशक में क्लाइमेट चेंज के लिए क्लाइमेट की दिशा में जो भी काम किए जाएंगे उनका असर हजारों सालों तक रहेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। अब सवाल उठता है कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का ये हीट वेव कनेक्शन है क्या, और क्यों समय से पहले इसका बुरा असर दिखने लगा है। हमारा टाइटल भी जैसा कि आप देख रहे हैं, बढ़ता तापमान घटती जिंदगी। तो ऐसे में क्या हीट वेव को हल्के में लेना ठीक है, और हमारे प्रयास क्या होने चाहिए, क्या हो रहे हैं, क्या ये काफी हैं? इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। मगर ये जब मैं बातें कह रहा हूं तो बार बार कुछ शब्दों की ओर जा रहा हूं, खासतौर पर ग्लोबल वार्मिंग का बार बार जिक्र आ रहा है। तो हमारे सहयोगी विश्वमोहन हमारे साथ बने हुए हैं, और विश्वमोहन से जरा हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, हमारे दर्शकों को आसान भाषा में बताइए कि आखिर ये है क्या। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है कि साल दर साल जो लॉन्ग टर्म आपका जो टेम्परेचर होता है, जो औसतन जो टेम्परेचर है, उस औसतन टेम्परेचर में लगातार बढ़ोतरी जो हो रही है वही वो ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग हो क्यों रहा है? तो इसके पीछे कई कारण हैं। जो हम इंसान है, जो धरती पे जिस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो गाड़ियों का अत्यधिक इस्तेमाल हो, इंडस्ट्री का ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है पूरी दुनिया में। इसके अलावा आप देखें तो जंगलों की कटाई हो रही है। तो इन सब चीज़ों से जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, मीथेन हो, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह हो, वो गैसेस से। तो इससे यहाँ पे जो यहाँ के अर्थ के जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हर साल दर साल उस टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही जो सी के जो लेवल्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पर तापमान में लगातार बढ़ोतरी मिल रही है। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान अगर आपको रोकना है इसके लिए, तो आपको इस क्लाइमेटिक चेंज को अगर रोकना है तो आपको डिफॉरेस्टेशन पर फोकस करना पड़ेगा, जंगलों की कटाई रोकनी पड़ेगी, प्रदूषण फैलाने वाले गाड़ियों का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। जो फॉसिल फ्यूल्स जिसमें आते हैं कोयला या क्रूड ऑयल से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी पेट्रोलियम फ्यूल्स वगैरह है, उसके इस्तेमाल को रोकना पड़ेगा। जितनी गाड़ियां आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बनाने पर आपको फोकस करना पड़ेगा, तभी आप ग्लोबल वार्मिंग को ये कर पाएंगे। साथ ही कुछ और भी ऐसे प्रोडक्ट है, जैसा हम जानते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर और एसी के इस्तेमाल से कर रहा है। तो ये तमाम ऐसी वजह हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, और लगातार औसत जो टेम्परेचर रहना चाहिए उससे ज़्यादा टेम्परेचर साल दर साल बढ़ता जा रहा है। अगर आपको रोकना है तो डेफिनेटली इस ओर काम करना पड़ेगा, और जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें हैं, जो ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, तभी इस चीज़ों को हम कम कर पाएंगे। ये प्रयास जो हो रहे हैं वो उस दिशा में जिस तरह से हम चाह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज में एक व्यापक बदलाव नजर आए, या जो भी धरती का तापमान है उस पर इसका असर पड़े, उस दिशा में ये प्रयास अब तक नाकाफी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विश्वमोहन, और जैसा मैंने कहा कि तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक
विशेष पैनल मौजूद है। परिचय सबसे पहले करा दूं, हमारे साथ हैं जाने माने पर्यावरणविद देवी गोयनका सर। देवी गोयनका सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ है प्रोफेसर सौमित्र मुखर्जी, जो कि GNU में स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर मुखर्जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और जानी मानी फिजिशियन और सीनियर इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही है, क्योंकि हमारा टाइटल यही है कि साहब, बढ़ता तापमान घटती जिंदगी, तो ये किस तरह से जिंदगियों पर असर डाल रहा है, इन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रोफेसर मुखर्जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं मेरे ख्याल से जब कोरोना का प्रकोप बहुत तेज़ी से था और पूरी दुनिया लॉकडाउन की मार झेल रही थी, और उन सब के बीच हम अपने अपने घरों में कैद रहने को मजबूर थे। तो हमने एक ऑब्जर्वेशन की थी, और ये ऑब्जर्वेशन मेरे ख्याल से हर आम भारतीय या दुनिया में रहने वाले हर शख्स ने महसूस की कि उनके आसपास की जो दुनिया थी, उनका जो पर्यावरण था, वो अचानक से बड़ा शुद्ध, बड़ा साफ, बहुत क्लीन हो गया था। और इसके साथ ही लोग कुछ दुर्लभ पक्षी या बहुत सी ऐसी चीज़ें, कई इलाकों में लोग कभी पोल्यूशन की वजह से उनके आसपास पर्वतों की जो श्रृंखला होती थी वो नहीं देख पाते थे, वो भी उन्हें स्पष्ट नज़र आने लगे थे। एक तरह का ये ऑब्जर्वेशन आम व्यक्ति का था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बस चीज़ें बेहतर हुई और हमने सब कुछ मानो इस कदर ख़राब कर दिया कि अब हालत ये है कि जिन इलाकों में कभी हीट वेव का नाम नहीं सुना जाता था, या हीट वेव एक वक्त, एक थोड़े समय के लिए आती थी, वहाँ पर भी अब हीट वेव का प्रकोप नज़र आ रहा है। जी, देखिए, इसमें जैसे आपने कोरोना काल के समय का जिक्र किया, फिर उसके बाद बढ़ती हुई जो टेम्परेचर है, जो तापमात्रा में जो बढ़ोतरी हो रही है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, उसका आपने जिक्र किया। और ये देखिए, ये ऐसा है कि जैसे चीजें हम देखना चाहते हैं वैसे हमें दिखता है। इसको थोड़ा सा मैं आपको इस तरीके से मैं समझाता हूँ कि जैसे इन IPCC की रिपोर्ट हुई, या IMD या किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि ये हमारी जो जलवायु और मौसम के बारे में काफी रिसर्च करके ये जानकारी हमें देती है। लेकिन एक विषय पर मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूँ कि हमारी जो भी मॉडलिंग होती है, वो सारी मॉडलिंग में जो कंपोनेंट हम लेते हैं, उस कंपोनेंट में कहीं कोई मिसिंग लिंक है। और वो मिसिंग लिंक है, जैसे काफी इसमें शोध करने के बाद इस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं कि ये जो मिसिंग लिंक है वो है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कंटेंट। जैसे आपने देखा होगा कि अचानक फरवरी महीने में काफी टेम्परेचर राइज हुई, तापमान में काफी वृद्धि हुई, लेकिन उसके बाद मार्च महीने में अचानक ऐसा लगा कि फिर से सर्दी का मौसम वापस आ गया। लेकिन उस चीज को लोग भूल चुके हैं, वो सिर्फ जो है टेम्परेचर की जो बढ़ोतरी है उसी को याद रखे हैं। ये जो गर्म इलाकों में हीट वेव की फ्रिक्वेंसी अचानक काफी बढ़ गई है, इसके लिए हमें कुछ चीजों का अध्ययन करना आवश्यक है। और उन चीजों का अध्ययन, जैसे कि सूर्य में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं और जो कॉन्स्टेलेशन में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, उस परिवर्तन का लगातार अध्ययन हम कुछ लोग कर रहे हैं। उस अध्ययन से ये पता चलता है कि जब जब गैलेक्टिक कॉस्मिक रे की मात्रा में कमी आती है और सूर्य से जो कॉस्मिक रे आती है उसकी मात्रा में बढ़ोतरी होती है, फिर एक्सरे में बढ़ोतरी होती है सूर्य से, फिर प्लैनेटरी इंडाइसेस में सन और अर्थ के बीच में जो एक प्लैनेटरी इंडाइसेस है मैग्नेटिक फील्ड, उसमें बढ़ोतरी होती है, या इलेक्ट्रॉन फ्लक्स और प्रोटॉन फ्लक्स में बढ़ोतरी होती है। उस समय हम ये देखते हैं कि धरती का तापमात्रा अचानक बढ़ जाती है, लेकिन कुछ समय बाद मैं आपको ये कह रहा हूं कि धरती की तापमात्रा फिर घटेगी। लेकिन जो हमारे जो मॉडलिंग, जो एग्जिस्टिंग मॉडल हैं, वो सारे स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग करते हैं, लेकिन साइंस पूरी तरह से स्टैटिस्टिक्स नहीं है। स्टैटिस्टिक्स मॉडलिंग हो सकता है कि 90% सही हो, लेकिन जब उसमें कोई कंपोनेंट हम नहीं ले रहे हैं, जैसे
गैलेक्टिक कॉस्मिक रे फ्रॉम द सन, प्लैनेटरी इंडाइसेस, इलेक्ट्रॉन फ्लक्स, प्रोटॉन फ्लक्स, ये सारी चीजें जो सन और अर्थ के बीच का जो वेदर है उसको हम अगर नहीं ले रहे हैं तो इसमें हमें इस तरह की अचानक चीजें घटती और बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर उन चीजों को हम इनकॉर्पोरेट करें, जैसे मैं कर रहा हूं, सन ऑब्जर्वेटरी, हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी एक सैटेलाइट है, उसकी डेटा और एक इंस्ट्रूमेंट जो कि मैंने खुद बनाया है, कॉस्मिक रे डिटेक्टर, तो उसके मदद से लगातार हम ये देख रहे हैं कि ये जब जब सूर्य की गतिविधि बढ़ती है तब वहां से जो कॉस्मिक रे वो ज्यादा आती है, और जब सूर्य की गतिविधि लगता है कम हो रही है तो गैलेक्टिक कॉस्मिक रे आती है, उस समय बारिश या सर्दी का प्रकोप बढ़ जाता है। लेकिन इन चीजों का इस समय बहुत कम लोग इन चीजों पर अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें जो है आकस्मिक होती है, ये लगातार नहीं होती है। जैसे पैंडेमिक के समय आपने देखा होगा कि ये मौसम का कितना सुहावना हो गया था, लेकिन उसमें भी इन चीजों की जो एक्स्ट्रा गैलेक्टिक कॉस्मिक रे और जो सूर्य के परिवर्तन का कुछ हद तक उसमें उसमें हाथ था। तो इन चीजों को बिल्कुल। देखते हुए हमें लगता है कि हमारी जो मॉडलिंग है उसमें हमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, और ये बड़ी बात है, और शायद प्रोफ़ेसर मुखर्जी आपसे बेहतर कोई नहीं होगा जो इस चीज़ को समझा पाए, और वाक़ई हमें कई पहलुओं से इन चीज़ों को देखना होगा। केवल हम एक डराने वाली पिक्चर नहीं देख सकते, और इस चर्चा का मकसद यही है कि हम जैसे हम अपने एक टाइटल में कह भी रहे हैं कि ये जो हीट वेव है, क्या इसमें ग्लोबल वार्मिंग का भ्रम छिपा हुआ है, और उन सारे भ्रम को दूर करने की कोशिश हम कर रहे हैं। देवी सर, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा आपसे कि एक तो हमें ग्लोबल वार्मिंग की बड़ी-बड़ी चर्चाओं से कुछ हासिल होता नज़र नहीं आता। हमें ये भी मानना पड़ेगा कि ग्लोबल वार्मिंग आज की सच्चाई है, जलवायु परिवर्तन आज की सच्चाई है, और इन सब के बीच जो जो शहर अपनी एक क्लीन एयर, अपनी एक बेहतर वायुमंडल के लिए, अपने एक बेहतर वातावरण के लिए जाने जाते थे, उन शहरों ने भी अपनी उस पहचान को वो खोते हुए नजर आ रहे हैं। चिंताएं आपकी क्या हैं? आपके कंसर्न्स क्या हैं? ये पहली बात है कि एक करेक्शन मैं करना चाहता हूँ। जब ग्लोबल वार्मिंग की हम बात कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग इज वन पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो धरती पे हो रहा है, हम उसको क्लाइमेट चेंज फिनोमेना बोल रहे हैं। दैट इज द करेक्ट टर्मिनोलॉजी टू यूज। एंड क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। दूसरा है कि जो हम बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स वो बढ़ेगा। मीनिंग तूफान की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वो तूफान की विंड स्पीड बढ़ेगी, वगैरह वगैरह। और सी लेवल राइज की वजह से भी जो इरोजन हो रहा है, कोस्टल इरोजन हो रहा है, वगैरह वगैरह, वो भी बढ़ेगा। तीसरी बात है कि जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो हम जो एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज की बात कर रहे हैं। तो अगर हम बोलते हैं कि पिछले 100 साल में एवरेज टेम्परेचर 0.5 डिग्री बढ़ा है, उसका मतलब नहीं है कि सिर्फ 0.5 डिग्री बढ़ा है। उसका मतलब है कि गर्मी के टाइम में वो टेम्परेचर जो करीब 42 डिग्री तक होता था, शायद 45, 46, 47 तक भी हो सकता था। आपको याद होगा कि कनाडा जैसे देश में पिछले साल हीट वेव में 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ गया था, जो कभी हुआ नहीं है हिस्ट्री में रिकॉर्ड। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और गर्मी के टाइम में लोग के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा हीट वेव का, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ में हमको ये भी ख्याल रखना होगा कि पानी की भी अवेलेबिलिटी कम होती जाएगी जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर के साथ ह्यूमिडिटी भी बढ़ती है तो उसका भी ज़्यादा कंबाइंड इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो बूढ़े लोग हैं जिसकी हेल्थ बराबर नहीं है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है ये एक्स्ट्रा हीट की वजह से। तो ये सब चीज़ के लिए हमें बिल्कुल ध्यान करना है। तो मेरे ख्याल में ये जो मेन फैक्टर है क्लाइमेट चेंज का, ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है, माने जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से हो रहा है। जो हम कुछ भी फ्यूल यूज़ करते हैं, जो भी कुछ एक्टिविटी हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं,
तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बढ़ते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेयर है धरती के ऊपर, उसकी वजह से वो ग्रीन हाउस इम्पैक्ट हमें वो अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट वो है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर है उसकी वजह से हीट बाहर डिसिपेट नहीं हो सकती है, वो रिफ्लेक्ट होके दोबारा धरती पे आती है। तो अगर हमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर कुछ काबू करना है तो वी हैव टू रिड्यूस आवर फॉसिल फ्यूल एमिशन एंड वी हैव टू चेंज आवर लाइफस्टाइल। वी कैन नॉट कंटिन्यू इन द बिजनेस एज यूजुअल मॉडल। बहुत अहम इंसाइट्स, और यही हमारी लाइन भी है कि साहब ये जो स्थितियां हैं ये क्या हमने खुद पैदा की हैं। डॉक्टर स्वाति, हीट वेव पे बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं और बहुत सारी बातें हो रही हैं। जब हम इस तरह का एक अप्रत्याशित बदलाव देखते हैं, ये एक्सट्रीम बदलाव देखते हैं, आप लोग तो एक अरसे से मौसम में बदलाव के वक्त जो भी पेशेंट्स आपके सामने आते होंगे उनको देखते होंगे, उनकी बहुत से ऐसे चीज़ें जिनकी एक केस स्टडी भी आप रखते होंगे। इस बार या हाल फिलहाल कुछ ऐसा आपको नज़र आया है लोगों की बीमारियों के सिम्टम में, या ख़ास तौर पे जिस तरह से देवी सर कह रहे थे कि जो एल्डरलीज़ हैं या जो बच्चे हैं वो ज़्यादा उन पे इसका ज़्यादा असर पड़ेगा, क्या कोई ख़ास तरह का बदलाव या किसी तरह की चिंता आपको दिख रही है हेल्थ के नज़रिए से, अगर हम एक्सट्रीम हीट की भी बात कर लें और एक्सट्रीम कोल्ड को भी अगर देखें? देखिए प्रशांत जी, अगर चिंता की बात करें तो जैसे अभी हमारे दोनों ही सीनियर पैनलिस्ट यहाँ पर बोल रहे हैं कि आने वाला वक्त और कठिन होगा, यानी कि चाहे अनचाहे हमें इस चीज को समझना होगा कि अब जो ये गर्मी का मौसम है ये कुछ दिन तक सीमित नहीं है, बल्कि अब साल के 5-6 महीने तक हमें इसे झेलने की जरूरत होती है और इससे हमें लड़ना पड़ेगा। तो हमें जो वो एक जीवन शैली में बदलाव की जरूरत है वो शायद समझना अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती कई सारे लोगों के साथ रहती है। हम अभी भी देखते हैं कि लोग जो है टाइट कपड़े, सिंथेटिक कपड़े, जूते, मोजे इस तरह की चीजें पहनकर निकल रहे होते हैं, जिससे कि पसीना अच्छे से बाहर नहीं निकलता है। डिहाइड्रेशन का लोग सही से ध्यान नहीं रखते हैं। इस बात का भी ध्यान नहीं रखते हैं कि बाहर निकल रहे हैं तो सर पर कुछ ढक के निकले या छाता लेके निकले या टोपी लेके निकले। तो वो जो एक चेंज ऑफ बिहेवियर होना चाहिए मौसम के अनुसार, वो हमें लगता है कि अभी भी उतनी अवेयरनेस लोगों में शायद नहीं है, या लोगों को अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि ये एक लंबे समय तक हमें इससे जूझना है, तो हमें बदलाव लाने की ज़रूरत है ही है। देखिए, हमें ये समझना चाहिए कि हमारा जो शरीर है, वो अपने तापमान को मेंटेन करने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ करता है, वो है पसीना बनाना। यानी कि हमारा जैसे ही हम ऐसे वातावरण में आते हैं जहाँ की टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हमारे शरीर की धड़कन बढ़ती है, हमारा खून जो त्वचा को जाता है, वो बढ़ जाता है। क्योंकि सारी जितनी पसीने की ग्रंथियाँ हैं, वो सब हमारी त्वचा के अंदर वहाँ होती है। तो हम पसीना ज़्यादा बना करके जब उसको हवा लगती है पसीने को, तो वो हमारे शरीर को ठंडक देता है और उससे हमारा टेम्परेचर हम ज़्यादातर मेंटेन करते हैं। अब अगर आप ऐसे कपड़े पहने हैं कि पसीना जो है वो बाहर नहीं सूख पा रहा है, या आपने जो है बहुत ज़्यादा आपको डिहाइड्रेशन है, आपके शरीर में इतना पानी ही नहीं है कि पसीना अच्छी मात्रा में बन पाए, आप इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छे से नहीं ले रहे हैं, या आप ऐसी जगह हैं जहाँ बहुत ह्यूमिडिटी है या हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ये देखना होगा कि आप ऐसे वक़्त पे ज़्यादातर बाहर निकलें जब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं हो, या अगर मजबूरी है तो हम सर ढककर निकल रहे हैं, या हम जो है चश्मा भी लगा रहे हैं, कोई गीला कपड़ा साथ में रख रहे हैं जो हम सर पे या मुँह पे बार-बार रख सकते हैं या अपनी गर्दन पे रख सकते हैं। हम साथ में कोई बॉटल लेकर निकल रहे हैं पानी की या कोई तरल पदार्थ की या नहीं, हम सनस्क्रीन लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, तो ये सभी चीज़ें अब बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से जो ऐसा वर्ग है, जैसे कि आपने अभी कहा भी, जो बड़े बुजुर्गों का है, जिनको पहले से हृदय की या कोई लंग्स की या डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, या जो हमारे बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, और खास तौर से ऐसे लोग भी जो कि मोटापे के शिकार हैं या जिनका फिटनेस लेवल अच्छा नहीं है, ये देखा गया है कि इन लोगों पर जो गर्मी का प्रभाव होता है वो ज्यादा पड़ता है। इसलिए इस वर्ग को खास तौर से और भी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अब अगर आप देखें तो अगर खान पान की ही बात करें तो देखिए, चाय, कॉफी, सोडा ड्रिंक, इन सब चीज़ों की तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं जब प्यास लगती है या गर्मी में बाहर होते हैं, जबकि ये राइट चॉइसेस नहीं है, ये बल्कि और ज़्यादा शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन करती हैं। तो हमें वो चॉइसेस राइट करना कि हम जो है फलों का रस लें,
या नींबू पानी लें, आम का रस ले सकते हैं या सत्तू ड्रिंक ले सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों की तरफ हमें अपना रुझान बढ़ाने की ज़रूरत है और ख़ास तौर से बच्चों का भी। देखिए, एक तरफ से एक इंडिविजुअल अपने लेवल पे चीजें कर सकता है और कहीं न कहीं प्रशासन या स्कूल के जो प्रशासन है, उनको भी इस पर एक्टिवेटेड होने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा जो शेडी प्लेसेस हैं, उनका इंतज़ाम किया जाए। ख़ास तौर से जैसे बस स्टैंड्स वगैरह होते हैं, जगह-जगह पानी का जो सुविधा है लोगों को पीने के लिए, वो बढ़ाई जाए। स्कूल में क्या हर आधे घंटे पे या 1 घंटे पे इस तरह से बच्चों को रिमाइंड करा जाए कि भाई थोड़ा पानी बच्चे पिएँ। बच्चों को भी शेडी एरियाज़ में ज़्यादा रखा जाए, धूप में नहीं खिलाया जाए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक मुझे लगता है कि कम्युनिटी लेवल पर भी होनी ज़रूरी है और साथ ही इंडिविजुअल लेवल पे तो डेफ़िनेटली हमें जो है कई सारे स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है और ख़ास तौर से ऐसा वर्ग जो कि पहले से किडनी या हार्ट की प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है, उनको जो भी वो पानी का इंटेक है कितना पानी दिन भर में लेना है, वो ज़रूर डॉक्टर से पूछ कर के लेना चाहिए क्योंकि उनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। लेकिन जो बाकी वर्ग है जितना भी, वो आसानी से पानी का सेवन कर सकते हैं, तरल पदार्थ का कर सकते हैं और साथ ही कुछ जो इलेक्ट्रोलाइट्स लेने जो बहुत ज़रूरी जो होते हैं जिससे कि बचाव है और जो मुश्किलात हैं उनसे बचने के उपाय भी हमारे हाथ में हैं और इनको वाकई आपको नोट डाउन करना चाहिए, जो चीज़ें आज डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी ने बताई। प्रोफेसर मुखर्जी, मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा, ये जो हम जिस चिंता की बात कर रहे हैं उसका भारत पर कितना असर देखते हैं और भारत की तैयारी आपको अगर एक विशेषज्ञ के नज़रिए से देखें, एक ऑब्जर्वर के नज़रिए से देखें, तो भारत की तैयारी कैसी दिखती है इन चेतावनियों के लिहाज से? आपको जो शुरुआती दौर में आपको जो बताया था कि जो एक्स्ट्रा गैलेक्टिक जो चेंजेस हो रहे हैं वो एक सर, आप अपने आप को अनम्यूट जरा कर लें। आवश्यकता है। जैसे जो भी हमारे जो टेम्परेचर को बढ़ाने में जो चीज जिम्मेदार हैं, उन चीजों को हमें कोप अप करना चाहिए। देखिए जो 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 गर्मी बढ़ रही है, लगता है कुछ तकनीकी खामी है सर, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है। देवी सर, मेरा आपसे वही सवाल है, क्या हमारी तैयारी जो है वो अब भारत की वो किस तरह की नज़र आ रही है और ये तैयारी इन चिंताओं के लिहाज से कितनी काफ़ी नज़र आ रही है? अभी हमें और ज़्यादा इसमें काम करने की आवश्यकता है। मुझे लग रहा है कि अभी सरकार को तो पता चल गया है कि गर्मी की वजह से क्या हो सकता है और क्या होने वाला है। तो कई शहर में उन्होंने एक हीट आइलैंड मैप बनाने की तैयारी कर रही है और डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी को भी उन्होंने एक्टिवेट किया है और उनको बोला है कि पूरी तरह से तैयारी रखो, गर्मी के टाइम में लोग को क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए वगैरह। और वो जो रिलीफ मेजर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, वो सब चीज़ की तैयारी भी रखनी पड़ेगी। पानी पीने की सुविधा, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह की सुविधा वगैरह, ये सब सिटी प्लानिंग अथॉरिटीज और सरकारी एजेंसी को कहा गया है कि ये सब चीज़ की तैयारी रखी जाए। ये मुझे लगता है कि बहुत ही ज़रूरी है। कई जगह हम देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने स्कूल बंद कर दिए, उन्होंने बोला है कि छुट्टी शुरू हो गई, आप स्कूल में मत आना क्योंकि बहुत गर्मी है एंड वी कैन नॉट कोप विद दिस एक्स्ट्रा हीट वगैरह वगैरह। ठीक है, फॉर्चुनेटली ठीक है। इंडिया देवी सर, समय कम है मेरे पास। मुखर्जी साहब भी उनकी बात बीच में रह गई थी। मुखर्जी सर, बताएं, आप अपनी बात पूरी करें। ये देखिए जहां तक जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं, तो उससे हम कैसे कोप अप कर सकते हैं। जैसे हमारे कई जैसे नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के जितने भी हमारे जो रिजर्वायर हैं, तो जब भी गर्मी जब टेम्परेचर बढ़ती है तो इवेपोरेशन लॉस काफी होती है। तो इवेपोरेशन के वजह से एक वहां पर एक लोकल एक मॉइस्चर इंडेक्स बढ़ती है एटमॉस्फेयर में। और दूसरी चीज है, जब ये काफी तापमात्रा बढ़ती है तो जितने भी नाले हैं, जितने भी वाटर बॉडीज हैं, वो सूखते हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक ये शुरुआत भी किया गया है कि जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनका आकलन किया जाए सैटेलाइट इमेजरी से। जो भी वाटर बॉडीज जहां जहां सूख रहे हैं उसको रिवाइव करने का काम किया जाए, क्योंकि अगर वाटर बॉडीज सूख रहे हैं तो इसका मतलब ये जरूर है कि उस समय तो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर चला गया,
लेकिन उसकी बाद में उसकी कमी को कौन पूरा करेगा? कि और वहां की जमीन में ऊसरता भी आ जाएगी, कुछ समय बाद जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड उसकी बढ़ जाएगी और जमीन ऊसर हो जाएगी, और वहां पर खेत खलिहान सारे जो है या तो सूख जाएंगे, या जो भी होंगे वहां की फसल की पैदावार में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। एक नंबर तो ये है। दूसरी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो ड्रिंकिंग वाटर। जैसे जितनी जितनी गर्मी बढ़ती है, नदी नाले सब सूखते हैं। उससे एक चीज और भी होता है कि जो सब सरफेस वाटर है, वो भी, उसका जलस्तर भी नीचे चला जाता है, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा डिपेंड करते हैं ग्राउंड वाटर पर। और ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लॉइटेशन करने से क्या होता है, वाटर लेवल काफी घट जाती है। और जहां जहां पर वाटर लेवल घटती है, जैसे उत्तराखंड या हिमालयन कुछ एरिया में, वहां पर फॉरेस्ट फायर बढ़ने के चांसेस और भी ज्यादा होते हैं। कई जगह जैसे यूएसए में भी ये देखा गया है कि जब भी धरती की तापमात्रा वहां बढ़ी है, तो वाटर लेवल में, ग्राउंड वाटर लेवल में कमी आई है और वहां फॉरेस्ट फायर भी हुई है। वैसा ही हमारे उत्तराखंड के भी कुछ जगह पर ऐसा देखने को आजकल मिल रहा है। तो एक तरफ तो हमें पानी की दिक्कत है, दूसरी तरफ फसल की प्रॉब्लम है, और तीसरा है जो हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, वो बहुत ज्यादा उसमें उसमें परिवर्तन आने की वजह से क्या होता है कि जैसे फॉरेस्ट फायर हुआ, या जो नमी की कमी, जो जो सॉइल में, जो मिट्टी में नमी की कमी, मिट्टी में अगर नमी की कमी होती है तो उससे क्या होता है कि जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, वो माइक्रोब्स अगर मर जाए, खत्म हो जाए, तो समझ लीजिए कि कई उसके इफेक्ट होते हैं। माइक्रोब्स अगर मर जाए तो कई कीड़े मकोड़े जो उन पर सर्वाइव करते हैं वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। कीड़े बिल्कुल, मकोड़े अगर मर जाए तो कई फिर चीजें पक्षियां हैं जिंदा नहीं रह पाएंगी। जिन पर इसका तो ये सारा एक नकारात्मक फूड प्रभाव चेन पड़ता है और उसको जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। समय कम है डॉक्टर प्रोफेसर मुखर्जी, मैं बाकी मेहमानों से भी माफी चाहूंगा। ये चर्चा मेरे ख्याल से इतनी वास्ट है, इसमें इतना विस्तार है कि शायद हमें और भी इसके लिए आगे समय देना होगा और भी पहलुओं पर चर्चा आगे बढ़ानी होगी। लेकिन जितनी भी चर्चा रही बहुत ही बेहतर रही, और उसके जरिए हमने अलग अलग पहलुओं को समझने की, उन पे तमाम रोशनी डालने की कोशिश की। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको भी चर्चा पसंद आई हो। लेकिन एक बात तो तय है इस निचोड़ का कि दुनिया का कोई भी देश जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है, उसके लिए जिस तरह के उसे काम करने चाहिए, उस दिशा में उस तैयारी से काम नहीं हो रहा। और कई देश तो ऐसे हैं जो इसके परिणाम भुगतने तक के लिए रेडी नहीं है, और ऐसे में बहुत सी मुश्किलात आने वाले वक्त में होंगी। ऐसे में ज़रूरी है सरकार, इंडिविजुअल, हम सभी जो हैं वो प्रयास करें अपने आसपास के वातावरण को और इन सारी चीज़ों को और ज़्यादा पहले से बेहतर बनाने की। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।